रेड, ये शब्द सुनकर वैसे ही सबके गूज़बम्प्स आ जाते हैं। और आप देखिए कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि भैया रेड का मतलब भी अपने लिए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना। तो हर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इसीलिए बनना चाहता है क्योंकि उसको रेड 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 पे जाना है ना। और वो चीज इंजॉय करने के लिए, वो चीज फील करने के लिए तो आपको एग्जाम को क्रैक करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अब ये पिक्चर में क्यों आ रहे हैं मुद्दा कि इनकम टैक्स की पावर है ना, तो वो इसीलिए आ रही है क्योंकि भैया कुछ ऐसा हुआ है 350 करोड़ की बिगेस्ट सर्च। तो ये क्या है, किसके ऊपर हुई है और क्या कारण है, और आज के सिनेरियो में क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पास सच में वैसी पावर है जैसी पहले रहा करती थी। और क्या जैसे अब कोई वो होता है ना कि अब एक बाहर गए आप और एक आपका अलग ही हो रहा है ना, लोग देख रहे हैं भाई क्या जबरदस्त आदमी जा रहा है, क्या सच में ऐसा रहता भी है या नहीं रहता है। एक एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पूरी जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, पावर क्या रहेगी, हर चीज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि मुद्दा क्या है। एक सांसद है धीरज साहू जी, यूजुअली यही बोला जा रहा है कि ये कांग्रेस की साइड से है और यहीं से आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए है ना। तो लगभग 350 करोड़ से भी ज्यादा का यहां पे कैश मिला है। हर न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को कवर किया है। और यहां पे क्योंकि इतना ज्यादा कैश मिला है तो इसको गिनने के लिए भाई मेरे 30 से 40 मशीनें आई और वो भी गर्म होकर खराब हो गई, ऐसा हाल चला है। और फिर बैकअप वाली मशीनें आई। तो यानी कि बहुत सारे लोग एक बार जब डिपार्टमेंट वाले लोग अंदर घुस जाते हैं तो जब तक पूरा का पूरा काम नहीं होता बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी भी अंदर काउंटिंग हुई है अभी तक एक टेंटेटिव ये बताया गया। और जब भी रेड होती है तो वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होती है। ये जैसे मान लो कि उड़ीसा के अंदर या और भी किसी स्टेट के अंदर जो इनके साथ कनेक्टेड पर्सन है उन सभी के अंदर, इनके सर्वेंट्स के अंदर, क्लर्क के है ना, सीए के, सभी के घरों में होती है एक साथ। तो चाहे वो 50 ठिकाने हो चाहे वो 100 हो, पूरी बारात जैसे जाती है वैसे जाते हैं इनकम टैक्स वाले। तो अब यहां पे पिक्चर में ये आता है, आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज होंगी कि ये जो इतना सारा पैसा ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने अंडर ले लिया है, इस पैसे का क्या होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात कि बैंक लॉकर्स भी ऑपरेट हुए, वहां से भी बहुत सारी क्या निकली है, ज्वेलरी निकली है। तो वो ज्वेलरी का क्या होने वाला है, क्या वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले इस इतने 350 करोड़ से भी ज्यादा पैसे को इनको वापस करेंगे या अपने पास ही रखेंगे, सारी की सारी गवर्नमेंट के पास जाएगा वो। और ज्वेलरी का क्या होने वाला है, क्या वो ज्वेलरी इनको वापस कर दी जाएगी या वो भी डिपार्टमेंट हमेशा अपने पास ही रख लेगा। और फिर जो लूज पेपर होते हैं घर के अंदर, जी हाँ, आपको वो जो होता है ना डायरी के पेज फटे मिले हैं कहीं पे, कहीं न्यूज़पेपर पे कुछ लिख रखा है, इनको बोलते हैं एलपीसी लूज पेपर्स होते हैं। ये इनका क्या रेलिवेंस रहता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। आपको रियल में पता लगेगा कि भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सच में काम रियल में कैसा रहता है। ऐसी वीडियो यूजुअली लोग नहीं बनाते, ना कभी आज तक बनाई है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये डिफरेंट वीडियो है, आपको मजा आने वाला है। आप देखिए, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि इस पैसे का, ये जो इतना सारा पैसा इन्होंने कलेक्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने, अब इस पैसे का क्या होने वाला है, क्या ये वापस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रूल है उसमें क्या रहता है कि एक रूल है 68 और 69 सेक्शन का, जिसके अंदर क्या रहता है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट या फिर अनएक्सप्लेन्ड जो मनी होती है जिसकी आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं, जिसका सोर्स क्लियर है वो उसके ऊपर तो आप बच सकते हैं, लेकिन जिसका सोर्स ही क्लियर नहीं है वहां पे कोई भी बचत नहीं रहती है। तो यहां पे क्या रहता है, स्पेशल रेट लगते हैं इनकम टैक्स से। यूजुअली क्या रहता है आपको पता है, वही 10% 20% वाले वो जो स्लैब रेट रहते हैं और फिर बाद में जाके 30% का हो जाता है, वो सबको पता है। लेकिन मेन जो स्पेशल स्लैब रेट के अंदर क्या रहता है, सीधा सीधा अगर मान लो कि कोई 1 करोड़ की आपने अनएक्सप्लेन्ड मनी है जिसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे कि वो कहां से आई है और आपके बिजनेस की है भी है कि नहीं है, क्या पता किसने आपको दी है, कैसे आपने उसको होल्ड कर रखा है, तो आपको सीधा सीधा उस पर लगता है 60% का टैक्स। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है दोस्त। सरचार्ज लगता है 25% का। और इतना ही नहीं, फिर उसके ऊपर इन दोनों को कैलकुलेट किया जाएगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का। इफेक्टिव निकाल सकते हैं, आपको डिस्काउंट परसेंटेज वगैरह जैसे प्रॉफिट परसेंटेज में सब हमने सिखा रखा है। तो जब आप देखेंगे तो 78% ये ओवरऑल निकल के आएगा, वो इफेक्टिव के फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, सीधा सीधा ऐड मत कर देना कहीं। तो ये 78% बनता है। अब बात यही नहीं रुकेगी, अभी पेनल्टी भी लगेगी 10% की, और जो पेनल्टी लगती है वो टैक्स के ऊपर लगती है। तो टैक्स जो है यहाँ पे कितना है, 60% है, तो इसके ऊपर 10% की पेनल्टी लगेगी, तो यहाँ पे 6% और आ गया एक तरह से। तो यानी कि 78 के अंदर अगर आप +6 कर लीजिए तो आपका समझिए 84% जो मनी है ना वो सारी की सारी टैक्स में चली जाएगी। इसके बाद जो बचती है वही उस व्यक्ति को वापस की जाएगी। अब इसका सिंपल सा मोटे मुद्दे ये है कि 100 करोड़ की अगर कोई ब्लैक मनी पकड़ी जाती है तो उस पर जो आईटी का टैक्स लगेगा 84 सीआर का सीधा सीधा टैक्स लगेगा, और बाकी का जो बचा है वो उस इंसान को वापस किया जाएगा। यानी कि आपकी संपत्ति का 84% सीधा सीधा चला जाएगा। जी हाँ, ये रूल है अनएक्सप्लेन्ड मनी में। हाँ, इसमें अगर आपने कुछ पार्ट जैसे मनी का एक्सप्लेन कर दिया कि इसका सोर्स ये है वो है, तो
कहीं ना कहीं आपको रियायत मिल सकती है। पहली चीज तो ये होगी। अब दूसरा है कि ज्वेलरी की मैं बात करता हूं। ज्वेलरी का क्या होता है, क्या वो इनको वापस की जाती है या नहीं की जाती है, तो वो मैं बताता हूं। ज्वेलरी के अंदर कंडीशन ये है कि जो मैरिड वुमेन है, जिनकी शादी हो रखी है, वो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो जो है सोना अपना रख सकती हैं। अनमैरिड वुमेन क्या कर सकती है, 250 ग्राम रख सकती हैं। और वहीं पे जो मैन है, चाहे मैरिड अनमैरिड, वो 100 ग्राम ही केवल रख सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आदमी इतना सोना बप्पी लहरी नहीं होता ना हर कोई, तो वही वाला कहानी है। लेकिन आप सोच रहे हो कि क्या आपके घर में हो सकता है 2-3 किलो सोना हो, किसी के घर में भी हो सकता है ना, तो अब उसका क्या। तो अगर आपके पास प्रॉपर जीएसटी बिल्स है, इनवॉइस है, और आपने अपनी व्हाइट मनी से उसको खरीद रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, वो आपका सिक्योर्ड रहता है। लेकिन ये मैं उस सोने की बात कर रहा हूं जैसे आपको अपनी पुश्तैनी सोना मिल रखा है, घर वालों से मिल रखा है। अब बाकी का जो बचा है उसको आप डिक्लेयर अगर करके रखते हैं ऑलरेडी कि हाँ ये मेरी इनकम, या फिर ये कह सकते हैं कि ये मेरी वेल्थ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपने डिक्लेयर नहीं कर रखा है, तो सबसे इजी दो तरह की इन्वेस्टमेंट रहती है ब्लैक मनी को खपाने की, एक सोना रहता है और दूसरा लैंड रहती है। तो यहां पे इस वजह से गवर्नमेंट समझती है कि बाकी का जो है वो आपका सीज कर लिया जाएगा। और ये जो सीज कर लिया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है कि मान लो कि अगर इसका टैक्स बहुत ज्यादा बन रहा है, अब ये नहीं है कि सिर्फ ये 100 करोड़ की इनकम पे ही ऐसे कैलकुलेट होगा, क्या पता इसके पीछे और कितनी सारी दिक्कतें हों, है ना। पूरा खंगाला जाएगा, पिछले पिछले 10 साल का देखा जाएगा इसका, है ना, क्योंकि 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन में इशू रहता है तो पिछले 10 साल का देखा जाएगा, 50 लाख से नीचे रहता है तो 3 साल का ही देखा जाता है। ये अब रूल नया अभी का आया है गवर्नमेंट का, है ना। तो 10 साल का देखा जाएगा। अगर मान लो कि इससे भी ज्यादा टैक्स निकल आए, मान लो कि पीछे भी उसने बहुत घपले कर रखे हो व्यक्ति ने, और वहां पर जाकर सपोज कीजिए कि उसका 25 करोड़ और टैक्स निकला है ना, तो फिर क्या रहेगा, बाकी का रिकवर कहां से किया जाएगा, इस ज्वेलरी से किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति की पुश्तैनी ज्वेलरी है उसको छुड़वाना है, तो वो बाकी के पे करे पैसे और ज्वेलरी छुड़वा के लेके जा सकता है, लेकिन वो उतना पैसा उसको पे करना पड़ेगा। समझ गए एक तरह से। और लूज पेपर्स का क्या रहता है कि लूज पेपर में कई लोग क्या करते हैं कि डायरी पे कुछ चीजें खरीद लेते हैं, बहुत सारा आपको पता नहीं है मार्केट के अंदर। जिस दिन पैसा आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हें समझ में आएगा कि भैया मार्केट में क्या चल रहा है। मान लो तुम घर लेने गए तो तुम्हें पता लगा डायरी पे भी घर बिक रहे हैं भाई, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। रजिस्ट्री नहीं हो रही तो वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा है, सिंपल सी बात है। डायरी पे ही सब कुछ चल रहा है और उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है। लेकिन वहां पे क्या है, एक डायरी दूसरे के नाम, दूसरी डायरी तीसरे के नाम, और रजिस्ट्री तो हो नहीं रही है, तो सीधा सीधा वो परसेंटेज बच गया और उसका कोई खपत ही नहीं है, सीधा पता ही नहीं लग रहा कि वो मनी गई तो कहीं कहाँ। तो यानी कि वहां पे क्या होगा, एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट होगी, ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट होगी। तो वहां पे अब लूज पेपर्स जो हैं वहां पे लोग कई बार लिख देते हैं कि भैया 50, है ना। अब मान लो कि सपोज करो कि 500 करोड़ है, तो वो उसको क्या लिख देगा, 50 लिख देगा। अब 50 के आगे एल भी डाल सकता है, वो 50 के आगे सी भी डाल सकते हैं, जो भी उसकी नोशंस हैं वो डाल देगा। अब जब बाद में डिपार्टमेंट के पास केस जाता है, तो इन लूज पेपर्स को, सारे लूज पेपर को कलेक्ट करके डिपार्टमेंट रेड के दौरान ले जाता है, और वो एक एक पेपर को फिर इन्वेस्टिगेट किया जाता है इंस्पेक्टर्स के द्वारा। और इंस्पेक्टर फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं इन लोगों से कि भैया ये बताओ, इसमें तुमने ये जो लिखा है लूज पेपर के ऊपर, ये किस चीज का हिसाब किताब लिखा है। आपने डायरी में लिखा है कच्चे में, तो किस चीज का हिसाब किताब लिखा है। तो फिर आपको वो उत्तर देने पड़ते हैं। अगर आपका उत्तर सेटिस्फैक्टरी नहीं होता तो अगेन वो भी जो है वो अनएक्सप्लेन्ड मनी मान लिया जाता है अपने हिसाब से डिकोड करके। समझ गए। तो ये थी कहानी पूरी की पूरी कि इसका अल्टीमेटली होने क्या वाला है। अब देखो, मैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताता हूं जो आपको शायद नहीं पता होंगी, और मुझे लगता है कि ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रखने की कोशिश की ताकि आपके अंदर एक जज्बा जागे कि हाँ आपको सच में गवर्नमेंट जॉब में फोड़ना है। अब आप देखिए कि रेट्स भी दो तरह की हो सकती हैं। आपको एक ही का पता होगा, मैं दूसरी का भी बताता हूँ। एक होता है सर्वे, एक होता है सर्च। सर्वे क्या होता है कि ये 1 या 2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है, एक छोटा सर्वे रहता है। इसके अंदर क्या रहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रीमाइस पे होता है, कभी भी किसी के घर पे नहीं होता है। और इसमें कुछ भी हम सीज नहीं करते हैं, मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं ना, वो कुछ भी ना तो ज्वेलरी को सीज करेंगे, जैसे अभी देखो आपकी 350 करोड़ है उसको सीज किया जाएगा, है ना, और यहाँ ज्वेलरी निकले उसको सीज किया जाएगा। तो यहाँ सर्वे के अंदर कभी भी सीज नहीं किया जाता। ये यूजुअली क्या होता है कि जो छोटे बिजनेस रहते हैं उन्हीं के ऊपर पड़ता है, या दुकानों के ऊपर भी पड़ सकता है, और घर पे ये नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ भी सीज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जैसे पकड़ में आता है या वो बंदा खुद ही ये बता देता है कि भैया 1 या 2 करोड़ है अनएक्सप्लेन्ड, तो वो पेपर पे आ जाएगा, बस इतना रहेगा, लेकिन वो पैसा उसके पास ही छोड़ दिया जाएगा। दूसरा रहता है सर्च। सर्च के अंदर क्या रहता है, ये बड़े लेवल पे रहती है, ये 1 या 2 दिन की नहीं होती, ये यूजुअली हफ्ता भी चल सकती है। सर्च बहुत लंबी रहती है, और ये एक प्रीमाइस पे नहीं होती, ये बहुत सारे प्रीमाइसिस पे रहती है, मल्टीपल प्रीमाइसिस पे। और ये बिजनेस पे भी रहेगी, यानी कि आपकी कोई फैक्ट्री है या फिर कोई शॉप है वहां भी रहेंगी, शोरूम से वहां भी रहेंगी, और हाउस में जितने भी लोगों के कनेक्टेड घर हैं वहां भी रहेंगी। ये बहुत बड़े स्केल पे रहती है सर्च। इसमें करोड़ों रुपए गवर्नमेंट का खर्च होता है। और इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि सीजर भी होता है। सीजर का मतलब है कि ज्वेलरी को भी सीज किया जाएगा और आपके वहां पे जो कैश मिल रहा है उसको भी सीज किया जाएगा। ठीक है,
तो ये पूरा हो गया दो तरह की रेट्स का सिस्टम। अब स्ट्रक्चर क्या रहता है, अब आप कहां पे फॉल करेंगे। मान लो आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। आपका जो पूरी की पूरी टीम्स बना दी जाती है, पहले ही टीम्स बनाई जाती है, तो उसमें एक आईआरएस ऑफिसर रहेगा जो एओ जिसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर, सबसे ऊपर रहेगा, है ना। उसके बाद आईटीओ रहेगा, उनके नीचे फिर इंस्पेक्टर रहेगा, फिर टीए सीनियर टीए रहेगा, फिर सीआरपीएफ वाले। यूजुअली एमटीएस वाले इसके अंदर नहीं जाते हैं, टीए सीनियर टीए जाते हैं, है ना। तो इन सबको, ये जितनी भी अथॉरिटीज आपको दिख रही हैं, इन सबको मौका मिलता है वहां पर जाने का। अब सोचेंगे कि सीआरपीएफ किस लिए भैया, सीआरपीएफ के जवान विद गन्स जाते हैं भाई। तो वो इसलिए जाते हैं क्योंकि कुछ असेसी ऐसे होते हैं, उन्होंने गुंडे पाल रखे होते हैं भैया, है ना, बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। तो आप जाएंगे तो आपके साथ क्या हशर कर दे कुछ नहीं पता है, तो इसीलिए वहां पे सीआरपीएफ के जवान भी जाते हैं कि भैया अगर नुक्ताचीनी की तो ठा कर देंगे, है ना, बेसिकली एक पावर दिखाने के लिए। तो वो एक आपकी सेफ्टी के लिए जाते हैं, ठीक है भाई, जैसा कि आपने इस रेड मूवी के अंदर भी देखा होगा यूजुअली। तो ये पूरे का पूरा क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से आप टीम के अंदर काम करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि आप कहां पे इसमें फॉल करेंगे। समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट इसमें मैं बताता हूं कि देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये अल्टीमेट काम क्या है। जो ब्लैक इकोनॉमी है ना, जैसे मान लो ये गवर्नमेंट की इकोनॉमी चल रही है अभी हमारी इंडिया की, और ब्लैक इकोनॉमी ऑलमोस्ट मैं बोलता हूं तो 50% है। यानी कि अगर 50% गवर्नमेंट के पास टैक्सेस जा रहे हैं तो 50% इस इकोनॉमी से बाहर है, यानी कि ब्लैक मार्केट में सब कुछ चल रहा है। तो यही गवर्नमेंट चाहती है कि ये वाला जो है, ये वाला यहां पर आके इंटरसेक्ट कर जाए और एक ही इकोनॉमी हमारी बन जाए। समझ गए इस चीज को। तो इस वजह से ही आईटी की जरूरत है यहां पे। और जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो जॉब प्रोफाइल में देखिए, आपने एक चीज सुनी होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर को 3,000 रुपए मिलते हैं पेट्रोल अलाउंस के। अब सुनो कि ये किस लिए मिलते हैं। ये इसलिए मिलते हैं कि मान लो कि तुम्हें आगे तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई सर्वे करना है या सर्च करनी है, तो ऐसा नहीं होता कि आज सोच लिया और कल को हो गई। जी नहीं, 2-2 3-3 साल पहले इसकी प्रिपरेशन की जाती है पूरी की पूरी। और वो इंस्पेक्टर को, एक मान लो आप इंस्पेक्टर बने तो आपको ये जॉब दे दी जाएगी, तो आपको ये वाली शॉप है ना, इस बंदे को पूरी रेकी करने की, ये सुबह कहाँ जा रहा है, शाम को कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, हो सकता है ये 4 बंदों से और कनेक्टेड हो, वो बंदे आगे और किसी से कनेक्टेड हो, इनका बिजनेस कैसे चल रहा है। फिर हो सकता है कि इसके पास अब 10 बार जाकर कोई सामान भी लेके आए, इसका पूरा जांच पड़ताल करने के लिए। इसके पास शॉप के अंदर भीड़ कितनी रहती है, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जिससे कि ये अंदाजा लगाता है इंस्पेक्टर। फील्ड में घूमने का यही मतलब है इंस्पेक्टर का, कि वहां पर जाकर एक कृत्रिम रूप में ये पता लगाना कि भैया ये सच में बंदा कहां कहां ट्रैवल करता है। इसी के बिहाफ पे फिर पता लगता है कि कितनी सारी प्रीमाइस हैं, वो सारी प्रीमाइसिस पे फिर एक साथ छापा पड़ता है। समझे इस चीज को। तो ये 2-3 साल की प्रोसेस है। ये लोग आपसे मिलके भी चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि भैया कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आया था और वो मुझसे मिलकर चला गया। जी हाँ, यही होता है, यही तो खेल है, यही तो इंटरेस्टिंग चीज रहती है। हालांकि अभी आपको मैं बताऊं कि बीच में आपने सुना होगा कि भैया फेसलेस आ गया, सर्वे की पावर चलेगी, तो थोड़ा सा लोग ना डिमोटिवेट होने लग गए। सर्वे की पावर का मैं पहले ही बता दिया आपको कि ये 2 तरह के होते हैं। तो सर्वे पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अभी ये पावर ऑलमोस्ट वापस आ चुकी है। तो अब वापस से सर्वे जो है किए जा सकते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। हालांकि जो हायर अथॉरिटी है वो एक बड़ी अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। पहले जेसीआईटी से लेनी पड़ती थी, अब और ज़्यादा हायर अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी। तो उसमें अभी हम नहीं घुसते कि पीसीसीआईटी क्या होता है, पीसीआईटी क्या होता है, वो सब में अभी आपको घुसने की जरूरत नहीं है ना। तो ये पावर भी वापस आ चुकी है। फेसलेस वाली हालांकि खत्म नहीं होगा, वो तो रियलिटी है। अब वैसा चार्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि भैया वहां पे चले गए तो वहां पे 100 बैग पड़े, 2 बैग में अपने घर ले जाऊंगा, है ना, तो मेरी तो बल्ले बल्ले। ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ों, ये सब कैमरे के अंडर होती हैं सारी की सारी चीज़ें। सारी सर्च नहीं रहती है, लेकिन जो मेन रहती हैं वो कैमरे के अंडर रहती है। अभी जो देख रहे हैं आप 350 करोड़ वाली, ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड सर्च है, आपको पता है ना। क्योंकि सेम पार्टी के बंदे पे कभी भी सर्च ऐसी नहीं होगी, अपोजिट पार्टी पे ही होगी। ये 100% यूजुअली रहता ही है ना। तो इसीलिए, क्योंकि थोड़ा सा अब आप समझ सकते हैं इलेक्शन का माहौल होने वाला है, तो अल्टीमेटली मुद्दा आप समझ रहे हैं कि सही तो वो भी नहीं है, सही ये भी नहीं, सभी लोग कर रहे हैं ये काम। ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ यही बंदा कर रहा होगा जिसके ऊपर इतनी बड़ी सर्च गई है। सभी कर रहे हैं, सब इसी थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये बात आप याद रखिएगा, है ना। लेकिन आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस करने को जरूर मिलेगी। इतनी बड़ी रेट्स के अंदर यूजुअली आप ये मत समझ लेना कि आप कुछ भी ऐसा गलत काम कर सकते हैं जिससे कि आपको लग रहा हो कि आप धनवान हो जाएंगे। करना भी मत कभी, यही आपको सजेशन है। और सोचना भी मत इस चीज़ का, नहीं तो फंस के कहीं ना कहीं आप लोग खड़े हो जाएंगे। अगर जाना ही है इस फील्ड में तो एक अच्छे मन से जाइएगा, बहुत कुछ मजा आएगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है। और रही बात सैलरी की, मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ। ग्रॉस सैलरी 95,000 के आसपास है। जो इन हैंड सैलरी की बात करते हैं 79,000 के आसपास है। बहुत अच्छी एक सैलरी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। दिवाली बोनस वगैरह भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं।
इसके अलावा ये तो मैंने पूरा बता दिया कि क्यों ये सारा का सारा मुद्दा पिक्चर में था, और उसी वजह से मैंने सोचा कि इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बता देता हूँ कि कैसा है आज की डेट में। हालांकि पहले बहुत ज़्यादा रॉब हुआ करता था, अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी एक बहुत अच्छा डिसेंट डिपार्टमेंट आपको ये माना जाएगा अगर आप सच में अच्छा काम करना चाहते हैं। गलत चीज़ करना चाहते हैं तो फिर तो भैया हर रोज़ हर डिपार्टमेंट के लोग फंस रहे हैं, ईडी वाले भी फंस रहे हैं, फिर गलत काम करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका, तो है ना। इसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस का रामबाण 2024 वाला हमारा कोर्स है, नीचे जीवी कक्षा ऐप का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप इसको ले सकते हैं। 200 प्लस वीडियोस हैं, मॉक्स हैं, डेली टारगेट आपको दिए जाएंगे, पीडीएफ्स हैं, जितना भी जीएस के सब्जेक्ट है सब मैंने खुद कवर किए हैं। एमसीक्यू है मेंस लेवल तक के बहुत अच्छे वाले, वो जो मैच द फॉलोइंग वाले हो गए या स्टेटमेंट वाले, सभी क्वेश्चन इसके अंदर कवर्ड हैं। और आपको मत बता दूं कि 18 क्वेश्चन मेंस के अंदर इस बार एसएससी सीजीएल में 25 में से 18 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आए। हमारे स्टूडेंट्स का आप देखिए कि 47 रैंक आ रहा है, 474 रैंक आ रहा है। कैसे आ रहे हैं ये सब रैंक्स? क्योंकि उन्होंने हमसे पढ़ाई की है, ठीक है। अभी फीस जो है बहुत कम है, 699 में आपको 12 मंथ की वैलिडिटी का मिल रहा है और 799 में आपको 18 मंथ्स की वैलिडिटी का मिल रहा है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पर जाकर आप इसको ले सकते हैं। ठीक है जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।